ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। उसके बाद हम अपना सेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे भाई। एक बार जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट। बोलिए भाई, एम आई ऑडिबल और नॉट। ओके। सो हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ओके, गुड आफ्टरनून सोनम। ठीक है भाई। देखिए, ठीक है, एक बार मैं आपको जल्दी से रिकैप करा देता हूं। कल हमने क्या क्या देखा था। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। जहां पे हमने क्या देखा था भाई, कुछ इस तरीके की आपकी मैकेनिज्म थी। यहाँ पे क्या था, आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था। देखिए इस तरीके से, ये सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जनरली ये वीलैंड कॉम्प्लेक्स का बनना ही ना, यहाँ पे आपका क्या था भाई, इस वीलैंड कॉम्प्लेक्स का बनना ही आपका क्या था, यहाँ पे आरडीएस था। ये स्लोएस्ट स्टेप था, ये क्या था आपका आरडीएस था। और इसके बाद क्या था भाई, एक फास्ट स्टेप होता था, जहां पे आपका क्या था, कुछ इस तरीके से क्या था भाई, यहाँ पे ये प्रोटोन यहाँ से आगे गिर जाता था और यहाँ पे क्या आता था आपका इलेक्ट्रोफाइल आ जाता था। और आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाता था। इसमें मैंने क्या बोला, सिंस ये आरडीएस है तो यहाँ पे आपका रेट क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल के। और दूसरा क्या है भाई, यहाँ पे जो आपका ये सबस्ट्रेट, इसको मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या, यानी कि एरोमेटिक पार्ट के। अब ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन के अलावा ना आपको दूसरी चीज यहां पे समझनी है आज, कि ये इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतने रेट क्या होंगे भाई, यहां पे रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि जितना ज्यादा इसमें डेफिशिएंसी होगी ना, जितना ज्यादा ये क्या होगा भाई, लैग कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, या जितनी ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, उतनी तेज क्या होंगी यहाँ पे रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए, सबस्ट्रेट आपका जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ध्यान से देखिए, अगर इस सबस्ट्रेट पे मैं यहाँ पे क्या कर दूं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप जी लगा दिया, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पंप करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पंप करेंगे तो बहुत इजीली क्या करेगा भाई, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इस सबस्ट्रेट पे अगर आपका क्या लगा हो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, तो रेट क्या होंगे भाई आपके, ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और अगर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो रेट क्या हो जाएंगे भाई आपके, ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे से आपका रेट का जो ऑर्डर निकल के आता है ना, वो क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका देखिए कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में क्या होंगे भाई, रेट सबसे ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मल बेंजीन आ जाएगा, और नॉर्मल बेंजीन से भी कम किसका होगा भाई, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आप लगा दोगे, तो उस केस में क्या होंगे आपके, लीस्ट रेट होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच खींच के क्या कर देगा, इस रिंग को यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। अब देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो एक दूसरे के नजदीक वो आ नहीं पाएंगे, इसलिए वहां पे क्या हो जाएंगे, आपके रेट स्लो हो जाएंगे। ओके भाई, पेरिसाइक्लिक भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा हमने एक दो रिएक्शन देखी थी, जैसे हमने नाइट्रेशन देखा था। उसके अलावा हमने फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन, असाइलेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये सब कुछ देख ली थी। आपको ये ध्यान रखना था ना, उन सारी की सारी रिएक्शन में क्या था भाई, ये पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे आरडीएस था। लेकिन यहाँ पे एक जो सल्फोनेशन की रिएक्शन है, ये ध्यान से देखिए, सल्फोनेशन की जो रिएक्शन होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन की जो रिएक्शन होती है, इसमें आपका ये वाला जो स्टेप है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका स्टेप है यहाँ पे, विलेंट कॉम्प्लेक्स का टूटना,
ये क्या होता है भाई यहाँ पे आरडीएस, या ये यहाँ पे क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है भाई यहाँ पे आपका स्लो स्टेप होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आपका क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है ना, देखिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या बोलेगा, देखिए 3 सबस्ट्रेट लिख देगा, हाइड्रोजन, ये रही आपकी प्योर बेंजीन, और यहां पे क्या करेगा, देखिए इसकी नाइट्रेशन करेगा। ठीक है, और इसी को मैं जस्ट यहां पे कॉपी कर लेता हूं। सारे के सारे हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिए यहाँ पे इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से। इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, ये सारे के सारे यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। अब अगर मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट में इसका K1 बोल देता हूं, इसका मैं यहाँ पे K2 बोल देता हूं। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि बताओ भाई K1 और K2 में कौन सा ज्यादा होगा, मतलब K1 और K2 के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आएगा, ये आपसे यहाँ पे पूछ लेगा। और सिमिलर सा क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है सल्फोनेशन के केस में पूछ सकता है। यहां पे आपकी क्या है, नॉर्मल बेंजीन है, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यही एग्जैक्टली क्या है भाई आपका, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखो, इस केस में देखिए मैंने क्या बोला, जर्नली आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है भाई, पहला वाला स्टेप होता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, या मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक होना रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट है ही नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, और यही ये जो पकड़ने वाला स्टेप है यही क्या होगा, इसका स्लो स्टेप होगा। और यहाँ पे भी वही क्या होगा भाई, इस तरीके से इस पर अटैक करेगा, और दोनों केसेस में आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे NO2, और यहां पे क्या आ गया आपका हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आ गया। उसके बाद देखिए यही क्या था भाई, यहां पे स्लोएस्ट स्टेप था। इसके बाद का जो आरडीएस के अलावा कोई भी जो रिएक्शन का पार्ट होता ना, वो रेट पे अफेक्ट डालता ही नहीं है। तो इसके बाद ये ब्रेक कितना ही स्लो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भले ही हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे, ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूटे, हमें उनसे मतलब ही नहीं, क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप का यहाँ पे पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये K1 और K2 क्या आ जाएंगे, नियरली क्या आ जाएंगे भाई, यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे, नियरली क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे। एक बार जल्दी से बताइए क्या आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए भाई, क्या आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया। लेकिन ध्यान से देखिए, सल्फोनेशन के केस में मैंने क्या बोला कि ये जो इसको पकड़ता है ना, ये वाला स्टेप क्या होता है भाई, यहाँ पे फास्ट होता है। ये क्या है भाई, यहाँ पे फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप से आप कभी भी रेट कांस्टेंट या रेट का यहाँ पे ऑर्डर नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, देखिए। ठीक है, इस तरीके का आपका इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होगा, और एग्जैक्टली सेम इंटरमीडिएट आपका यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका अगला स्टेप यहाँ पे क्या है भाई, आपका स्लो स्टेप है या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये क्या है, यहाँ पे आरडीएस है। ये सिर्फ आपका कहां पे होगा, एक सल्फोनेशन के केस में होता है। एक और रिएक्शन होती है आपकी, जो हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे मर्क्यूरेशन कराते हैं ना, उसमें भी आपका यही वाला स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट होता है। वो मैं आपको नोट प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा। ओके ओके ओके, आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ये क्या है भाई, आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। कभी भी रेट का क्वेश्चन आता है तो फास्ट स्टेप से तो कोई लेना देना है ही नहीं हमें। हमें क्या देखना है, जो वहां पे स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, हम उससे ही क्या करेंगे, यहाँ पे रेट निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहां पे देखो कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा वाला बॉन्ड यहां पे स्ट्रांग होता है, एक बार जल्दी से बताइए। आपने पक्का ही पढ़ा होगा कि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड क्या होता है भाई, यहां पे स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो ये बॉन्ड यहां पे क्या है भाई, इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या है, यहाँ पे इजीली ब्रेक होगा। और इस बॉन्ड को ब्रेक होने में यहाँ पे क्या लगेगा भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या है जी, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से अगर ये K1 था आपका, और ये क्या है भाई, यहाँ पे K2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से K1 क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहां से आपका K1 इज लेस देन K2 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, K1 ग्रेटर देन K2, क्योंकि यहाँ पे इसको टाइम लगेगा तो इसका रेट क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा।
एक बार जल्दी से बताइए कि आपको ये चीज यहां पे समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आई होंगी। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक और चीज डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो कि आप देख लेना लास्ट लेक्चर से, वो मैं आपको क्या ही रिकैप कराऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आज हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। कल तक हम नॉर्मल बेंजीन की बातें कर रहे थे। अब ध्यान से देखिए भाई, अगर कभी बेंजीन के ऊपर ना, देखिए बेंजीन जब था आपका नॉर्मल, तो ये सारी की सारी पोजीशन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे के सारे क्या थे भाई यहाँ पे, इक्विवेलेंट कार्बन थे, या एक जैसे आइडेंटिकल कार्बन थे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए भाई, जैसे ही आप यहाँ पे ग्रुप जी लगा दोगे ना, अब इस जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो, ये फर्स्ट या सेकंड पोजीशन होगी, ये इसकी थर्ड पोजीशन होगी, और ये क्या होगी भाई, इसकी फोर्थ पोजीशन होगी। तो इसके जी के रिस्पेक्ट में इसे ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है, इसे मेटा पोजीशन बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है भाई, पैरा पोजीशन बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराओगे, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, ये ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, ये मेटा पे जाके जुड़ेगा, ये पैरा पे जाके जुड़ेगा, ये यहाँ पे सवाल उठता है। तो अगेन इसके लिए ना क्या किया गया भाई, यहाँ पे इस जी ग्रुप को दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, और वो दो कैटेगरीज कौन सी है मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए भाई, अगर आपका ये जो जी ग्रुप है, अगर इसके पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर, या ये क्या कर सकता है भाई, यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट दिखा सकता है, तो इन ग्रुप्स को क्या बोला गया भाई, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप बोला गया, ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और दूसरे ध्यान से देखिए, अगर इस जी ग्रुप के पास यहां पे क्या है भाई, कोई पाई बॉन्ड है, जैसे कि पाई बॉन्ड बोले तो जैसे आपका क्या है, कार्बन मोनो, ये क्या है भाई यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हो गया आपका, या यहाँ पे क्या आ गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, या मतलब एल्डिहाइड आ गया, या यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, या यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ गया। देखिए इसके पास भी देखो पाई बॉन्ड है इस तरीके से। तो कभी भी आपका इस तरीके का पाई बॉन्ड वाला ग्रुप आ जाए ना, तो ये क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है भाई, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग बोला जाता है, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहां पे आपके कौन कौन से ग्रुप आएंगे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे लोन पेयर किसके पास होता है भाई, कभी भी आपका फिनॉक्साइड एटम, फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल है, या आपका फिनॉल है, या आपका यहाँ पे क्या भाई, अमीन है। ठीक है, या इसके अलावा देखिए जैसे लोन पेयर किसके पास होता है, क्लोरीन आ गया आपका, फ्लोरीन आ गया, हेलोजन है जैसे ये, ठीक है, ब्रोमीन, इन सब के पास क्या होता है भाई, लोन पेयर होता है। ये चीज आई थिंक आपको यहाँ पे पता होगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं आपसे, NH COCH3। अब ध्यान से देखिए, इस केस में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे कनेक्ट कौन होगा बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, ये लोन पेयर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इस प्लस M वाली कैटेगरी में यहाँ पे डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, CT ज्यादा स्ट्रांग होगा, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके अलावा यहां पे आपका क्या आ सकता है, देखिए यहां पे प्लस H वाले आइटम कौन से होते हैं, जैसे कि आपके अल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे आपका क्या आ गया, CH3 आ गया, या यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप आ गया, CH2CH3 आ गया, या इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप आ गया, या यहाँ पे आपका क्या आ गया, टर्ट बिटिल ग्रुप आ गया। इस तरीके के यहाँ पे ग्रुप आ सकते हैं जो आपका प्लस H इफेक्ट लगाते हैं। इन्हें हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए इन ग्रुप्स के पास खास बात क्या थी ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। देखिए ये ग्रुप के पास क्या था भाई, देखिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। जैसे आप इसे क्या मान सकते हो, देखो यहाँ पे OH मान सकते हो। देखिए जैसे आपने इसे क्या मान लिया, यहाँ पे OH मान लिया, या आप इसे क्या मान सकते हो, यहाँ पे देखिए इसे आप यहाँ पे NH2 मान सकते हो। इसके पास भी क्या है, देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि कभी भी आपका यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, कभी भी आपका यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर्स को क्या करता है भाई, रिंग के अंदर को क्या करता है, पुश करता है। और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है देखो शिफ्ट होके कहां पे आ रहा है, आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो देखिए नॉर्मल बेंजीन के मुकाबले क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ गई।
ठीक है। नॉर्मल बेंजीन के मुकाबले क्या हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ा सा बढ़ गई, और इसके बाद ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो निगेटिव चार्ज है फर्दर आगे की ओर आएगा, और ये पाई बॉन्ड आपका यहां से आगे पैरा पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही पैरा पे शिफ्ट होगा तो आपका यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे बढ़ते हुए आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ गया। इसके बाद फर्दर क्या होगा, देखिए ये पाई बॉन्ड आगे की ओर जाएगा, और यहाँ पे पैरा पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सॉरी ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से पुश कर देगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका जी, और यहाँ पे ये लीजिए। ठीक है, तो नॉर्मल बेंजीन के मुकाबले नॉर्मल बेंजीन कैसी थी आपकी, कुछ इस तरीके से थी, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे कार्बन के ऊपर क्या थी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले ग्रुप आ जाते हैं, तो उन केसेस में क्या होती है भाई, इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है थोड़ा सा ज्यादा एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन पे कभी भी आपका निगेटिव चार्ज यहां पे बन नहीं रहा है। इसीलिए जब आप इसका फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, देखिए कैसे इसका मैं हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, देखिए। तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग में देखो आपकी पाई डेंसिटी देखो पूरी डिलोकलाइज है। पहले इन दोनों के बीच में था पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में था, देखिए, और अब किसके बीच में चला गया, देखिए यहां पे इन दोनों के बीच में, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पे आ गया है, और यहां पे देखो इन दोनों के बीच में आ गया, इसका मतलब यहां पे आ गया है, देखो। उसके अलावा इन दोनों के बीच में आ गया है, इसका मतलब यहां पे आ गया है, देखो। तो पाई डेंसिटी आपकी क्या है भाई, इस पूरी बेंजीन रिंग में कुछ इस तरीके से यहां पे घूम रही है। लेकिन इसमें से भी गजब की बात क्या है ना, देखो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है भाई, डेल्टा निगेटिव थोड़ा सा ज्यादा यहां पे जनरेट हो रहा है, डेल्टा निगेटिव थोड़ा सा ज्यादा जनरेट हो रहा है। मेटा पे ऐसा कोई इफेक्ट यहां पे देखने को नहीं मिल रहा, और यहां पे आपका जी ग्रुप आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ध्यान क्या देना है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर देते हैं भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज यहां पे समझ में आई होगी। इसलिए कभी भी ध्यान से देखिए, अगर आप कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इन पे डालोगे ना, तो आपका ऑर्थो और पैरा वाला ही प्रोडक्ट आपको मिलता है, मेटा वाला वहां पे कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, कि कभी भी आप क्या करोगे, देखिए आपने क्या किया, जैसे यहां पे OH ले लिया, और आपने इसमें क्या क्या देखिए, यहां पे जैसे आपने क्या किया भाई, यहां पे ब्रोमीन डाला, यहां पे एक आपका सॉल्वेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे ही आप इसमें डालोगे, आपको पता है कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है भाई, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, इन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। एक तो आपका यहां पे आ गया ऑर्थो वाला आ गया, और साथ में क्या आ गया आपका यहां पे पैरा वाला आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे समझ में आई होगी। उसके अलावा ध्यान से देखो, अगर आप यहीं पे क्या कर देते ना, HNO3 का यूज करते हैं, HNO3, लेकिन ये क्या होगा भाई, आपका यहाँ पे बहुत डाइल्यूट अमाउंट में लिया होगा, तो इस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगी। नाइट्रेशन आपको पता है ये क्या करता है भाई, नाइट्रेशन का काम करता है। यहाँ पे से क्या जनरेट करेगा, NO2 प्लस जनरेट करेगा, और ये NO2 प्लस क्या कर देगा, यहाँ पे नाइट्रेशन कर देगा, कहां पे, ऑर्थो प्लस यहाँ पे आपका पैरा। ध्यान से सुनिएगा भाई, इस केस में आपका होता क्या है ना, इस केस में नाइट्रेशन के केस में थोड़ा सा ये वाला जो प्रोडक्ट आपका ऑर्थो प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली मेजर निकल के आता है। स्लाइटली क्या है भाई, ये यहाँ पे मेजर निकल के आता है, जिसका रीजन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि फॉर्म होने के बाद ये यहाँ पे क्या करता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है। ये यहाँ पे फॉर्म होने के बाद क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से यहाँ पे करने लगता है। आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के कॉन्ट्ररी में आपको एक रिएक्शन, मतलब इन्हीं के कॉन्ट्ररी में आपको रिएक्शन कराने वाला हूं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसी फिनॉल पे अगर ना आप यहाँ पे, इसी फिनॉल पे आप क्या करोगे, यहाँ पे Br2 को ऐड करोगे। लेकिन इस बार आप क्या करोगे भाई, वाटर में अगर ऐड करोगे ना, मतलब सॉल्वेंट पिछली बार आपका क्या था, यहाँ पे CH2 था, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो इस केस में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है,
और सारी की सारी ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो जाएंगी और यहाँ पे पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो जाएगी और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका रीजन अभी 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसी सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे क्या ले लोगे, HNO3 ले लोगे कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लोगे तो यहां पे आपको क्या मिलता है भाई, देखिए कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहां पे देखने को मिलता है OH, और तीनों पोजीशंस पे यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, नाइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले हम ऊपर ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन में देखिए भाई यहां पे आपका मतलब दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल कौन सा, आपका फिनॉल है। दोनों केस में क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल तो आपका क्या है, फिनॉल है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ तो क्या है यहाँ पे बराबर है। दोनों केसेस में न्यूक्लियोफाइल तो आपका इक्वली पावरफुल है, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा मतलब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पे ये क्या है भाई, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CH2 आपका कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ना ये ब्रोमीन भी क्या रहती है भाई, बहुत नॉन पोलर टाइप की रहती है। इसका नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर टाइप ही होगा, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये नॉन पोलर किसमें, CH2 में होगी भाई, ये CH2 में नॉन पोलर होगी। तो यहां पे कभी कभार क्या करेगी, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उधर विड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से इस पे अटैक करेगा, इसको यहां से आउट कर देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पे आपका क्या है, वाटर क्या है भाई, एक यहां पे पोलर सॉल्वेंट है। अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो यहां पे ये ब्रोमीन को क्या कर देता है ना, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है। कैसे करेगा, ध्यान से देखिए, एक ओर से जैसे वाटर आएगा, देखिए वाटर आया इस तरीके से, तो इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ टकराएगी तो इससे क्या करेगी, रिपेल करेगी। जैसे ही रिपेल करेगी तो यहां पे का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो क्या हो जाएगी, बैक साइड को मूव कर जाएगी। तो इसके ऊपर यहां पे डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। अब अगर इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आ रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। इसको स्टेबिलाईज कौन करेगा, यहां से ये वाटर यहां पे से अपने ऑक्सीजन के थ्रू स्टेबिलाईज करेगा, और इस डेल्टा निगेटिव को यहां पे कौन स्टेबिलाईज करेगा, वाटर का जो है हाइड्रोजन है वो क्या करेगा जी, इसे यहां पे स्टेबिलाईज करेगा। तो यहां पे आपका क्या है ना, एक पोलर मतलब डाइपोलर स्पीसीज क्रिएट हो जाती है। और डाइपोलर स्पीसीज में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोफाइल देखिए यहां पे क्या था, मतलब काफी नॉन पोलर टाइप का इलेक्ट्रोफाइल था, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या थे, काफी कम थे। लेकिन यहां पे इसके ऊपर प्रॉपर डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा, जिसकी वजह से बेंजीन को छोड़ता नहीं है। तीनों ही पोजीशन यहां पे क्या कर देता है, रिएक्शन कर जाता है तीनों ही पोजीशन पे, ठीक है। एक बार जल्दी से बताइए क्या क्या आपको ये चीज यहां पे समझ में आई या नहीं आई। एक बार जल्दी से बताओ भाई, क्या आपको ये चीज यहां पे समझ में आई या नहीं आई। ओके आप लोग तब तक लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से देखिए, जो दूसरी रिएक्शन है ना उसको तो आप बहुत इजीली यहां से समझ सकते हो। इस केस में देखो, इस केस में आपका डाइल्यूट HNO3 है, तो यहाँ पे NO2 मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, यहाँ पे रिएक्शन मीडियम में पानी ज्यादा होगा, HNO3 कम होगा, जिसकी वजह से जनरेट होने वाला आपका NO2 प्लस होगा, इसकी अमाउंट भी कम होगी। अगर इसकी अमाउंट कम होगी तो यहाँ पे मोनोनाइट्रेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड ले लोगे तो ये क्या है भाई, यहाँ पे देखो जनरेट होने वाला आपका NO2 प्लस क्या होगा भाई, जम जम के यहाँ पे जनरेट होगा। अगर जम जम के जनरेट होगा तो यहाँ पे अटैक भी क्या होंगे, भर भर के होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जिसे हम जर्नली क्या बोल देते हैं भाई, पिक्रिक एसिड भी बोल देते हैं। पिक्रिक एसिड बोल देते हैं। ये क्या होता है आपका, एक व्हाइट पीपीटी होता है। ये क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। अब देखो इन्हीं रिएक्शंस को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और आपको यहां पे क्वेश्चन बताऊंगा जो इस बार गेट एग्जाम में पूछे थे। लेकिन उससे पहले देखिए, कल का अगर आपको लेक्चर याद होगा ना, मैंने आपसे क्या बोला था भाई कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, उनमें होता क्या है यहां पे आपका, ओके सोनम आ गया, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका हो सकता है, देखो एक तो हाइड्रोजन का हो सकता है, या यहाँ पे आपका क्या हो सकता है SO3H हो सकता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड हो सकता है, या यहाँ पे आपका क्या हो सकता है टर्ट बीटिल ग्रुप हो सकता है। पहले मैं आपको इन तीनों की यहाँ पे रिएक्शन बताता हूँ, देखिए ठीक है। ये देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से विलेंट इंटरमीडिएट बनेगा,
ठीक है, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे से फॉर्म कर देगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने ये हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, इस हाइड्रोजन को H प्लस को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया आपके E प्लस ने। अब इसी तरीके से ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे ना, SO3H है मान लीजिए आपका यहाँ पे, और आप जैसे ही इसे एसिडिक मीडिया में लेके जाओगे तो ये क्या कर लेता है भाई, यहां से प्रोटॉन को तुरंत पकड़ लेता है। और प्रोटॉन को पकड़ने का रीजन अभी आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या बोला था भाई, यहाँ पे ये वाला स्टेप इसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसमें इस रिएक्शन की खास बात क्या थी ना, यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप आपका क्या था, यहाँ पे मतलब स्लो स्टेप था। इसका मतलब अगर ये स्लो स्टेप है तो इस तरीके का इंटरमीडिएट पक्का ही क्या रहा होगा, थोड़ा सा स्टेबल इंटरमीडिएट रहा होगा एज कंपेयर टू अदर इंटरमीडिएट। पिछले केसेस में हमने क्या बोला था कि ये वाला स्टेप आपका स्लो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी जाने को तो जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमें एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता लगा कि ये वाला स्टेप यहाँ पे आरडीएस निकल के आता है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि ये इंटरमीडिएट क्या हो सकता है भाई, आपका थोड़ा स्टेबल हो सकता है। और बाद में जब हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई HCl या किसी भी एसिड के साथ, आइदर HCl या H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो इसने तुरंत यहाँ पे H प्लस को पकड़ लिया और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट जनरेट कर लिया, SO3H यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस। और उसके बाद देखो ये ग्रुप यहाँ से क्या है भाई, आपका छोड़ के यहां से निकल जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका SO3H आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका SO3H आ जाता है। अब ध्यान, सॉरी SO3H नहीं, SO3H तो निकल गया यहां से, आपका क्या आ गया यहाँ पे H आ गया। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे अगर ना कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दो एसिडिक मीडिया में, अब ध्यान से देखो एसिडिक मीडिया में कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, जैसे हमने नाइट्रेशन कराई थी लास्ट, अगर आपको नाइट्रेशन का रिएजेंट याद होगा तो HNO3 इन H2SO4, तो यहां पे आप नाइट्रेशन कराने जाओगे तो ये SO3H यहां से निकल जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे आपका SO3H आएगा और कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपका जनरेट होगा। उसके बाद ये निकल जाएगा यहां से, ठीक है, ये यहां से निकला और आपका यहां पे इंटरमीडिएट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो रिएक्शन होगी आपकी ऑलवेज कहां पे होगी, एसिडिक मीडिया में होगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कहां पे होगी, एसिडिक मीडिया में होगी। इसके अलावा एक तीसरा रिएजेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मतलब तीसरी रिएक्शन डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको याद रखने, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। देखिए कभी भी आपका ना कहीं पे टर्ट ब्यूटिल ग्रुप लगाओ इस तरीके से, और आप इसमें क्या कर दो भाई, यहां पे लेविस एसिड का यूज कर दो, जैसे आपने AlCl3 का यूज कर दिया, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये क्या करता है भाई, इसके p ऑर्बिटल्स में जो इसके वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं उनमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे देता है और कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे जनरेट कर देता है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, वीलैंड इंटरमीडिएट बन गया। इसके बाद ध्यान से देखो, अब इसके ऊपर माइनस है, ये क्या करता है ना, अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करता है, इसको दे देता है और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का केस आपको यहां पे बनता हुआ दिखेगा। देखिए ठीक है, और ये क्यों बन रहा है ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि जो आपका टर्ट ब्यूटिल कार्बोकेटायन होता है ये क्या होता है भाई, यहाँ पे बहुत स्टेबल होता है। तो ये वाली रिएक्शन भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब ध्यान से सुनिए, गेट एग्जाम में इस बार क्या क्वेश्चन पूछा था मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए यहां पे क्या था ना, देखिए आपका क्या था, कुछ इस तरीके से इसने फिनॉल दिया था। ठीक है, इस फिनॉल में इसने यहां पे क्या की, सबसे पहले इसकी सल्फोनेशन कर दी, H2SO4, H2SO4। ठीक है, H2SO4 करके यहां पे A बनाया। ठीक है, फिर इस A पे क्या किया, यहां पे से देखिए Br2 इन H2O, इन H2O, Br2 इन H2O डाला और यहां पे क्या बोला भाई, प्रोडक्ट B बना। फिर इस B के रिगार्डिंग इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ ली थी। अब वही बंदा सही स्पेक्ट्रोस्कोपी बता सकता था जो यहां पे प्रोडक्ट इसका सही बताएगा। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या था, देखिए सबसे पहले अगर आप यहां पे H2SO4 का यूज करोगे तो आपको पता है कि यहां पे क्या होगी भाई, सल्फोनेशन होगी। और सल्फोनेशन से आपको यहां पे दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो क्या मिलेगा देखो, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से SO3H, और दूसरा क्या मिलेगा भाई, यहां पे आपका पैरा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, ब्रोमीन इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर का काम क्या था, देखिए यहां पे ये Br प्लस टाइप की स्पीसीज जनरेट करता था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन इन वाटर में क्या होता है, आपका ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी तीसरी पोजीशन क्या है भाई, यहाँ पे देखो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से हम लोगों ने मतलब जर्नली क्या कर दिया था, यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बना दिया था।
ओ एच। ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बना दिया था। लेकिन ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन यहीं पे रुकती नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद देखो ये SO3H क्या है भाई, देखो यहाँ पे फिर से निकलता है, क्योंकि H2SO4 क्या करता है भाई, सॉरी ये वाटर क्या करता है अगेन यहाँ पे H प्लस और OH माइनस का ही तो कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे H प्लस प्रोवाइड करेगा, तो उसके बाद ये निकल जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये निकल जाएगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या था भाई, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा था OH, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन और यहाँ पे आपका ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे से भी ये निकल जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ ये बनेगा, दोनों से क्या बनेगा, सेम ही प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर इसका मास स्पेक्ट्रा पूछ लिया था भाई आपसे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पूछ ली थी इसकी, कि यहाँ पे कितनी पीक्स आएंगी करके। तो वही सही कर सकता था, जिन्होंने 2 ब्रोमीन लगाए थे ना उनके सिर्फ 3 पीक आएंगी, और जिन्होंने 3 ब्रोमीन लगा रखे उनकी वहां पे 4 पीक आनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 4 पीक, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे क्या करके आए थे, इसे 3 पीक करके आए थे। ओके, अब ध्यान से देखिए, फिनॉल की ही एक और रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। देखिए भाई यहां पे आपका क्या है, फिनॉल है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। NaOH और यहाँ पे आपका क्या आ गया, CO2 आ गया। ठीक है, तो देखिए भाई NaOH CO2 इस रिएक्शन को बोला जाता है कोलवेज रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है कोलवेज रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए इसमें होता क्या है, ये NaOH सबसे पहले क्या करता है ना, यहाँ पे इसको यहां से निकाल लेता है, और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा O, और यहाँ पे आपका Na। ठीक है, इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी, और यहाँ से वाटर आपका निकल जाएगा। फिर देखो ये जो माइनस चार्ज है यहाँ से इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे से क्या करेगा, CO2 पे अटैक करेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, और ध्यान से देखिए इस केस में ना, इस केस में कोलवेज रिएक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, जिसका रीजन अभी आपको मैं यहां से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, उसमें यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ओ यहाँ पे आपका Na है, और इसके साथ चिलेट कौन करता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे करती है, इसमें चिलेट करती है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इस तरीके की यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कुल मिला के ये ऑक्सीजन और सोडियम का चिलेशन यहाँ पे क्या करता है भाई आपका, ये सेलेक्टिवली क्या फॉर्म कराता है यहाँ पे, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है भाई, सेलेक्टिवली आपका क्या करता है, ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म कराता है। ठीक है, इस तरीके से, और इसके बाद फाइनली ये क्या करता है भाई, यहाँ से टॉटोमराइज हो जाता है, और टॉटोमराइज होकर आपको क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा, और इस पूरे प्रोडक्ट को यहाँ पे बोला जाता है सैलिसाइलिक एसिड। ओ एच, यहाँ पे आपका क्या आ गया, CO2H आ गया, इसे बोला जाता है सैलिसाइलिक एसिड। सीखा क्लास तो अभी आधे घंटे पहले स्टार्ट हो चुकी है वैसे। सीखा मतलब आप ना थोड़ा सा रिकॉर्डेड में देख लेना, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको कराई ना, ये सब क्लास 11th की चीजें, मतलब 12th की चीजें हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसी में मैं आपको एक और चीज आगे कराऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखो फिनॉल से मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहा हूं, और यहां पे मैं अमीन ग्रुप आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए NH2, पहले तो अमीन और फिनॉल में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं, देखिए। ठीक है,
ध्यान से देखो, दोनों में ही क्या है भाई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या करता है भाई, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो आपको बताया इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ही बाइंड करके रखेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू बाइंड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बाइंड करके रखेगा अपने पास। और आपका जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अपने पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको क्या करेगा, अपने पास उतनी देर तक होल्ड करके नहीं रखेगा। अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके नहीं रखेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जम जम के रिंग के अंदर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। जम जम के अगर इलेक्ट्रॉन के मतलब सॉरी रिंग के अंदर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, इस रिंग की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस फिनॉल। इसीलिए इसीलिए अगर रेट पूछ लिया जाए ना, देखिए यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराई है और इसे बोला K1, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराई है, इसे बोला K2। तो आपको पता है कि यहां पे क्या होगा भाई, आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जम जम के बढ़ गई है ड्यू टू इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये क्या कर रहा है, रिंग के अंदर जम जम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहा है। तो यहां पे आप क्या बोल दोगे, K1 क्या हो जाएगा भाई आपका, मच मच ग्रेटर देन हो जाएगा K2। K1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मच मच ग्रेटर देन हो जाएगा K2। ओके, एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपके सामने फिर से खोल देता हूँ। देखिए ये आपका कल का रिवीजन है, इसमें एक नया क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके अलावा फिर ये वही क्वेश्चन मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है। उसके बाद ये मैंने रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन है आपके, इनको देख लीजिएगा। उसके अलावा अगेन हाँ ये थोड़ा सा आपका फंडा है, अगेन ये फंडा आपको आना चाहिए। उसके अलावा ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया और लास्ट में हमने यहाँ पे कोलवेज रिएक्शन किया है और उसके बाद हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को मैं इसी का फायदा उठाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया ना, एनिलीन की भी सेम तरीके की रिएक्शन कराएगी। एनिलीन की रिएक्शन कराई गई यहाँ पे Br2 के साथ कराई गई भाई, क्या की ब्रोमीन के साथ कराएगी, लेकिन इस बार इसकी रिएक्शन पहले CH2 में कराई गई, कार्बन डाइसल्फाइड में। और कार्बन डाइसल्फाइड में कराने के बाद यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व होता है, NH2, यहां पे भी आपका ब्रोमीन, यहां पे भी आपका ब्रोमीन और यहां पे भी आपका क्या है जी, ब्रोमीन है। तीनों ही पोजीशन पे आपका क्या आ गया, यहां पे ब्रोमीन आ गया। और ऐसा हुआ क्यों ना, यहाँ पे आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों नहीं मिला, जबकि सॉल्वेंट आपका क्या है भाई, यहाँ पे मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके बाद भी आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों मिल रहा है। इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बार आपकी रिंग पहले से ही क्या है भाई, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक है, बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, ठीक है। ओके तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये CH2 में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो वाटर यूज करोगे तो वहां पे तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वाटर में तो हमें पहले भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा था, इस बार तो CH2 में ही हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, तो वाटर में क्या मिलेगा, हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ही मिलेगा। ओके ओके सोनम, PDF डलवा देंगे, ठीक है, PDF डलवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो ये है आपका यहाँ पे टॉलवीन, ये रहा आपका यहाँ पे देखो इथाइल लगा दिया मैंने मिथाइल की जगह पे CH2 CH3 और यहां पे मैंने लगा दिया आइसोप्रोपिल ग्रुप, और यहां पे मैंने लगा दिया टर्ड ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है। यहां पे देखिए इसकी रिएक्शन कराई इलेक्ट्रोफाइल के साथ,
इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराई, इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराई, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, चारों ही केसेस में आपका क्या बन गया, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चारों केसेस में आपका प्रोडक्ट, मेजर जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो कहाँ से मिलता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे आके चिपक जाता है, और यहाँ पे आपका आर ग्रुप है। इस केस में आर मिथाइल है, इसमें इथाइल है, इसमें आपका आइसोप्रोपिल है, इसमें आपका टर्टब्यूटिल है। क्वेश्चन यहाँ पे प्रोडक्ट का नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि अगर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसका रेट कांस्टेंट K3 और इसका रेट कांस्टेंट K4 है, तो आपको जल्दी से बताना है कि इनके रेट कांस्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा वाला सबसे बड़ा होगा, कौन सा वाला सबसे छोटा होगा। एक बार जल्दी से इनका ऑर्डर चैट बॉक्स में डाल दीजिए भाई। हाँ सीखा, पिक्रिक एसिड बना दिया हमने, देखिए पिक्रिक एसिड ऑलरेडी बना दिया है, पिक्रिक एसिड इज डन। ठीक है, यहाँ पे करा दिया है वो रिएक्टिविटी वाला भी, देखिए ये लीजिए, अरे कहाँ गया, ये लीजिए Br2 इन CH2 आपका मोनोब्रोमिनेशन, Br2 इन H2O आपका ट्राई ब्रोमिनेशन, लेकिन ये कब होगा, फिनॉल के केस में होगा। ठीक है, फिनॉल आपका क्या होता है, लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। लेकिन आपका एनिलीन क्या है भाई, यहाँ पे बहुत हाईली न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी क्या करता है भाई, यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूशन करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी इसका ऑर्डर बताइए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्रेम किया है, इसका आंसर बताइए। ओके, सोनम बोल रही है K1 K2 K3 K4। सिखा आपका क्या आंसर है, एक बार जल्दी से लिखिए भाई, सिखा आपका क्या आंसर है। देखिए अगर आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे देखो, मतलब थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे, मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई लगाता है भाई, ये प्लस आई लगाएगा तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होगा, स्टर्ट का यहाँ पे क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना, एक बहुत वीक फिनोमिना होता है, एक बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे मैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है भाई, गेम में आएगा। और आपको बताया यहाँ पे इसके 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, प्लस एच इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपके सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्लस एच लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन आपका प्लस एच लगाएगा, और यहाँ पे 0 हाइड्रोजन आपका प्लस एच लगाएगा। तो यहाँ पे तो आपका नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से ये रिंग आपकी क्या होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी। और अगर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा रेट, यहाँ पे K1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे K2 हो जाएगा, फिर आपका K3 हो जाएगा, फिर आपका K4 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आया वो मैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये थी आपकी बेंजीन रिंग, इसमें क्या था भाई, यहाँ पे आपका CH3 था। ठीक है, ये लीजिए, तो ये H यहाँ से क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना आगे की ओर पटकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है। तो देखो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, फिर ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर क्या करती है, आगे की ओर मूव करती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी पैरा पे आ जाती है। फिर ये पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करती है, ये फर्दर कहाँ पे चले जाती है, ऑर्थो पे चले जाती है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन आपका क्या करेंगे, इस तरीके का फिनोमिना दिखाएंगे। यही फिनोमिना थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन को हटा के एक मिथाइल लगा दोगे, अब यहाँ पे सिर्फ क्या है भाई, आपके 2 हाइड्रोजन है, तो यही दो क्या करेंगे, रिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करने का काम करेंगे। तो आपका प्लस एच क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप बल्कीनेस वहां पे बढ़ा रहे हो। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़िया सीखा, बढ़िया। आपने थोड़ा सा लॉजिकल, लास्ट में लॉजिक लिख दिया भाई, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़िया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। चारों ही केसेस में आपका क्या होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे फॉर्म होगा।
ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से ग्रुप क्या होते हैं भाई, बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होते हैं, कौन से यहाँ पे वीकली एक्टिवेटेड, मतलब कौन सा वाला रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा वाला यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ एक यहाँ पे ग्रुप्स लिख देता हूँ। देखिए भाई, जो आपका यहाँ पे फिनॉक्साइड O माइनस होता है ना, O माइनस, और यहाँ पे आपका NH2, ये दोनों क्या होते हैं भाई, यहाँ पे वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं, वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। उसके अलावा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका OH है और यहाँ पे आपका क्या आ गया OMe है, ये क्या होते हैं भाई, यहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होते हैं लेकिन वेरी स्ट्रांगली नहीं होते, इनके बाद आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आप ऑक्सीजन पे क्या कर दोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगा दोगे, जैसे आपने एस्टर लगा दिया यहाँ पे, इसकी असाइलेशन कर दी, इसी तरीके से आपने नाइट्रोजन की यहाँ पर असाइलेशन कर दी। तो ये क्या होते हैं भाई, आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडरेटली एक्टिवेटेड होते हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटेड। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, आपके यहाँ पे वीकली एक्टिवेटेड आते हैं, जो कि आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे CH3, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इथाइल ग्रुप आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आइसोप्रोपिल ग्रुप आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे टर्ट ब्यूटिल ग्रुप आ जाएगा। ये क्या लगाते हैं भाई, यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस H लगाते हैं, प्लस H लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके वीकली एक्टिवेटेड हो जाएंगे, वीकली एक्टिवेटिंग। अरे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत स्लो, मतलब बहुत कमजोर होता है इसलिए। अब मान लीजिए सिका, आपका यहाँ पे ना एक हाथ बहुत पावरफुल है और एक हाथ क्या है भाई यहाँ पे बहुत, मतलब उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, और आप कहीं लड़ाई करने चले गए, युद्ध लड़ने चले गए, तो आप कौन से हाथ का प्रयोग करोगे पहले ये बताइए। ठीक है, और आपको जीतना है भाई गेम। ठीक है, तो आप अपना स्ट्रॉन्ग वाला हैंड यहाँ पे यूज करोगे ना, तो उसी वही रीजन है कि प्लस H क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस H क्या करता है, अपना डोमिनेंस दिखाता है। ऐसा नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट गेम में नहीं आता है, वो आता है लेकिन उसका इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, आपके यहाँ पे क्या आते हैं, हेलोजन्स आ जाते हैं। अब देखिए जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका ब्रोमीन हो गया, इन सब के पास भी क्या है, देखो लोन पेयर है, लेकिन साथ में लोन पेयर के साथ साथ ना देखो, जब आप हेलोजन यहाँ पे फिट कर दोगे, हेलोजन यहाँ पे फिट कर दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, रिंग के अंदर को देता तो है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और यहाँ पे देखो ऑर्थो और पैरा पे आपका निगेटिव चार्ज लाएगा, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग बोला जाता है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट तो कर रहे हैं, बट इनका इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है, इनका इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है अपने माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, रिंग डीएक्टिवेटर भी बोला जाता है, रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको यहां पे समझ में आई होगी। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। ठीक है, तो आप रिंग डीएक्टिवेटर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है भाई आपके, देखिए, ओहो, NR3+, यहाँ पे आपका NO2 हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आपका कीटो फंक्शनैलिटी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये क्या होते हैं भाई आपके यहाँ पे रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, रिंग डीएक्टिवेटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रिंग डीएक्टिवेटर, और साथ में क्या होते हैं भाई, ये ऑर्थो पैरा को भी डीएक्टिवेट करते हैं, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, ऑर्थो पैरा को भी क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। देखिए डिफरेंस समझिए,
हेलोजन क्या कर रहे थे, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे थे, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहे हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन को भी डीएक्टिवेट करेंगे और रिंग को भी डीएक्टिवेट करेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे कैसे ऐसा काम करेंगे, ये मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, ये आपका यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप मान लीजिए, जैसे आपने क्या मान लिया यहाँ पे, नाइट्रो ग्रुप मान लिया। ठीक है, कोई भी पाई बॉन्ड वाला ग्रुप मान लो, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप जैसे मैंने मान लिया, या आप कार्बोनिल भी मान सकते हो। तो ये क्या करते हैं ना, इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पाई बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर फेंक देता है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है भाई, इस ऑर्थो पोजीशन से खींची चली जा रही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एन, यहाँ पे आपका ओ माइनस, यहाँ पे आपका ओ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे आ गई भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, ऑर्थो पोजीशन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या कर ली, इसने खींच ली है। और साथ में इसके बाद देखो, जब ये फर्दर रेजोनेंस करने आएगा, तो यही पॉजिटिव चार्ज आपका डीलोकेलाइज होकर कहां पे आएगा, इस पैरा पोजीशन पे आएगा, और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का केस आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये फर्दर क्या करेगा भाई, यहां पे से इस तरीके से आगे की ओर मूव करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, तो यहां पे आपका क्या आ गया, देखिए ये इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो लास्ट में ये इस तरीके से आएगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से वापस दे देगा। तो इन टोटल देखिए, बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में, बेंजीन रिंग में क्या थी आपकी, सारे कार्बन में क्या थी भाई, यहाँ पे इक्वी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ने क्या किया था, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पंप करके बढ़ाया था। जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, और स्पेसिफिकली कहां पे से खींची है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से खींची है, इसलिए रिंग को भी डीएक्टिवेट किया, ऑर्थो पैरा पोजीशन को भी डीएक्टिवेट किया। अब ध्यान से देखिए, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड आपके सामने निकल के आएगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। ये ध्यान से देखो, डेल्टा प्लस यहाँ पे, डेल्टा प्लस यहाँ पे, डेल्टा प्लस यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पे आपका एन ओ, इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट आपका जनरेट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करना था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें पटकना है। और अगर आप अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल डालने जाओगे, तो ध्यान से देखो, ये ऑर्थो पोजीशन पे पहले से ही डेल्टा प्लस है, ये इस प्लस के साथ तो यहाँ पे चिपकने जाएगा नहीं, क्योंकि जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस मेटा पोजीशन पे है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आता है, जो पाई डेंसिटी पहले से थी ना, वो कुछ हद तक तो इसके पास रही होगी। हालांकि यहां पे देखो, कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, आपका कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये वाली जो पाई डेंसिटी जो बेंजीन के ऊपर होती है, वो यहां पे भी तो रही होगी। तो वही पाई डेंसिटी यहां पे क्या करेगी, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। इसीलिए इनमें हमेशा क्या होता है भाई, मेटा पोजिशन पे अटैक होता है। ये क्या करते हैं, मेटा पोजिशन पे यहां पे करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, यहां पे मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं। आई थिंक आपको ये चीज यहां पे समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहीं पर से देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये देखिए भाई, आपके सामने बेंजीन है, और यहां पे देखिए, यहां से मैंने क्या किया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया यहां पे इसको इथाइल। ये आपका इथाइल ग्रुप लगा है, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप लगा है। तो बताइए आप ये प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। और यहां पे एक मतलब रिस्ट्रिक्शन है इस रिएक्शन में, आपको ये करनी है यहां पे सिर्फ 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और उसके अलावा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का आपको यहां पे यूज करना है। बिल्कुल, मेटा प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर होगा। देखिए भाई, यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है। अब कई लोग क्या करेंगे ना, देखो उनको ये इथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे इथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे Br ले लेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे
FeBr3 का यहाँ पे एडिशन कर देंगे। FeBr3 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इस तरीके का कैटायन बन जाएगा CH3CH2 प्लस, और ये CH3CH2 प्लस बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे आप यहाँ पे अटैक करोगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, देखिए ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आप क्या करोगे, अब मैंने आपको बताया था कि प्रोपाइल ग्रुप को अगर आपने इंट्रोड्यूस करना है ना, तो आप यहाँ पे इस तरीके का ये स्पीसीज नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहां पे से जैसे ही आपका प्रोपाइल कैटायन जनरेट होगा तो ये क्या कर जाएगा भाई, यहां से आगे रीअरेंज हो गया, आपको क्या दे देगा, इस तरीके का सेकेंडरी कैटायन दे देगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होकर आपको यहां पे ही मिल जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके का मतलब ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है ना प्रोपाइल ग्रुप, तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इसकी असाइलेशन करनी पड़ेगी। और आप असाइलेशन करने जाओगे ना तो आपको यहाँ पे देखिए FeBr3 लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखिए इस तरीके का असाइल कैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। अब ये असाइल कैटायन कहां पे जुड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये आपका इथाइल ग्रुप है, यानी कि ये क्या है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, आइदर ऑर्थो पे या पैरा पे रिएक्शन करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे पैरा पे जुड़ जाएगा और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे NaHgHCl, यानी कि हम यहाँ पे इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कर देंगे, आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। इस तरीके का प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे इनका रिलेशन कैसा है भाई, यहाँ पे मेटा का रिलेशन है, ठीक है, मेटा का रिलेशन है। तो ये स्ट्रेटजी तो यहाँ पे क्या होगी, मतलब टोटल बर्बाद होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले इसका क्या कर दीजिए, यहाँ पे असाइलेशन कीजिए। अगर आप इसका पहले यहाँ पे असाइलेशन करोगे ना, ध्यान से देखो, यहां पे आपने क्या किया, इसका AlCl3 के साथ असाइलेशन करके आपने क्या बना दिया भाई, यहां पे ये ग्रुप बना दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी यहां पे फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर सकते हो, CH3CH2Br। अब आपको पता है ये क्या है भाई, यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं भाई, आपका यहाँ पे मेटा पोजीशन से अटैक करते हैं। तो ये यहां से मेटा पोजीशन से इस पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसका NaHg कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो कई लोग गलती क्या करेंगे ना इसमें, वो यहां पे से देखो आगे की ओर जाने के बजाय पहले यहां पे क्या कर देंगे, NaHg कर देंगे, HCl। तो यहां पे सीधे इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोपाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। वो इसे पहले ही क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे क्या बन गया, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसके बाद अगर आप इसी तरीके का CH3CH2 प्लस अगर आप यहां पे लाओगे तो ये यहां से अब अटैक नहीं करेगा, ये अटैक करेगा इस और पैरा पोजीशन से। और आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो इसका आइसोमर निकल के आएगा, देखिए इस तरीके से वो क्या निकल के आएगा, इसका यहाँ पे आइसोमर निकल के आएगा। तो इसी तरीके से जो आपका एग्जामिनेटर होता है ना, वो क्या करता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करता है। वो 4 ऑप्शन देगा आपके सामने इस तरीके से। ए में क्या लिख देगा, देखो सबसे पहले हमने क्या की, अल्काइलेशन की, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन किया, और रिडक्शन के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे असाइलेशन की, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे असाइलेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे अल्काइलेशन, और फिर यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे असाइलेशन, यहाँ पे आपका रिडक्शन, और यहाँ पे आपका अल्काइलेशन, ठीक है। और लास्ट डी ऑप्शन आपके सामने क्या लिख देगा, अल्काइलेशन, फिर यहां पे आपका क्या, असाइलेशन, और फिर यहां पे रिडक्शन। इस तरीके से 4 केस आपके सामने लिख देगा। तो आपको यहां पे
मतलब इनकी ना रिएक्टिविटी का पता होना चाहिए, मतलब किस तरीके की रिएक्टिविटी कब देखी जाएगी, और उसके ही बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमने असाइलेशन की, तो ये ऑप्शन आपका गया, ये ऑप्शन आपका गया, तो ये दोनों हमने यहाँ से हटा दिए। असाइलेशन के बाद हमने यहाँ पे क्या क्या देखिए, पहले रिडक्शन किया या अल्काइलेशन किया, हमने पहले अल्काइलेशन किया क्योंकि हमें यहाँ पे मेटा सेलेक्टिविटी चाहिए थी। अगर हम पहले रिडक्शन कर देंगे तो हमें पैरा सेलेक्टिविटी मिलती, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता। तो पहले हमने यहाँ पे क्या क्या अल्काइलेशन किया, इसीलिए आपका आंसर बी यहां से क्या होता, ट्रू आंसर होता। बिल्कुल सीखा, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। सोनम ने भी आंसर लिया है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगी। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कई बार आपके सामने क्या होता है ना, इस तरीके से दे देगा, देखिए OCH3, और यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसा आपको दे दिया। अब आप कहां पे प्रोडक्ट बनाओगे, ये बताइए भाई, मुझे ये बताइए कि आप कहां पे प्रोडक्ट बनाना इस केस में पसंद करोगे। ठीक है, अब देखो ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, कभी भी आपका इस तरीके का केस बन जाए ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो ज्यादा प्लस एम दिखाता है, जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखी है सीरीज, ये यहाँ इसको देख लीजिए। ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है, देखिए यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेटिंग आपका OMe एज कंपेयर टू दिस CH3 से ज्यादा OMe है, तो हमें OMe का इफेक्ट यहाँ पे देखना होगा। जो पावरफुल ग्रुप होता है ना, जनरली उसी का इफेक्ट यहाँ पे देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में मोर पावरफुल ये, तो इसकी पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे रिएक्शन कर देंगे। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो आपका प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, CH3, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आपका OCH3 आ गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी भाई। ओके, मेटा प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर बताइए भाई, क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। इस केस में देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, और ये क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप भी है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे वीकली क्या है भाई, यहाँ पे रिंग को डीएक्टिवेट करने वाला ग्रुप है, और ये क्या है भाई, यहाँ पे रिंग को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप है। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है, रिंग को एक्टिवेट करने वाले ग्रुप को। तो सबसे पहले ही क्या करेगा जी, इसमें नाइट्रेशन कर लेगा। नाइट्रेशन करेगा तो इसके ऑर्थो पे आप क्या करा दोगे, रिएक्शन करा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, फर्दर अगर यहाँ पे आप ना किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे, तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे दूसरी अटैक हम यहां से कर देंगे, दूसरी अटैक क्या कर देंगे जी, यहां से कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे
इस पोजीशन से कभी भी अटैक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, दो बल्कि ग्रुप क्या है भाई, एक दूसरे के ऑर्थो पे आ चुके हैं। और ऑर्थो पे कभी भी अगर दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आते हैं तो वहां पे क्या होता है भाई, आपका स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआईआर, या यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑर्थो इफेक्ट क्या है भाई, गेम में आता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है, यहाँ पे गेम में आएगा। और ऑर्थो इफेक्ट अगर गेम में आएगा ना तो आप इसका इफेक्ट देखोगे रिंग के ऊपर, ना इसका इफेक्ट देखोगे, क्योंकि इनमें से एक CS3 प्लेन के ऊपर को लग जाएगा, एक NO2 नीचे के प्लेन के नीचे को लग जाएगा, या NO2 ऊपर CS3 नीचे। तो अगर ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे ना तो इनका रेजोनेंस होगा नहीं। अब अगर रेजोनेंस नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इस BR के बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको इसके ऑर्थो से बनता हुआ ये दिखेगा, और दूसरा प्रोडक्ट आपको इसके ऑर्थो से बनता हुआ ये दिखेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे आपको एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका CS3, यहाँ पे आपका NO2, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आपका BR, प्लस यहाँ पे आपका देखिए BR। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जनरली आपका ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन है ना आपकी, ये क्या है भाई, देखो एक हिंडर्ड पोजीशन है। यहाँ पे NO2 का हिंड्रेंस, यहाँ पे BR का हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपका जनरली, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन, जनरली क्या होता है, ये माइनर प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है। और ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। देखिए CS3 के अकॉर्डिंग तो मैंने ऑर्थो पे पहले अटैच कर दिया। ठीक है, पहला कहां पे अटैच किया हमने, CS3 के अकॉर्डिंग ऑर्थो पे अटैच कर दिया। ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए आप सोच रहे होंगे दूसरा अटैक इसके ऑर्थो से होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस हो जाएगा। ये देखिए CS3 और NO2 बल्कि ग्रुप क्या भाई, एक दूसरे के 60 डिग्री में आ गए, यहाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए। अगर ये एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो होता है आपका, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा। यहाँ पे आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगा। और ये दो बल्कि ग्रुप आपके क्या होंगे, डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे। अगर ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे तो इनका रेजोनेंस कोई काम का रहेगा ही नहीं, मतलब रेजोनेंस फिर इनका होगा नहीं। तो ये क्या होंगे भाई, बस खाली स्पेक्टेटर टाइप के ग्रुप होंगे, बस खाली देख रहे होंगे, बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं आएगा तो बस यहाँ पे एक ही ग्रुप ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाएगा, ये ब्रोमीन। इस ब्रोमीन की आइदर इस ऑर्थो से आप रिएक्शन कराओ या इस ऑर्थो से रिएक्शन कराओ, तो आपको पता है ये ऑर्थो यहाँ पे मोर हिंडर्ड है तो यहाँ से आपका माइनर प्रोडक्ट, ये ऑर्थो यहाँ पे लेस हिंडर्ड है तो यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट है। खेल खत्म, खेल खत्म। ठीक है सोनम, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? ऑर्थो इफेक्ट आई थिंक आपने पढ़ा होगा भाई, GOC में भी पढ़ा होगा, और आपको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कराई होगी NBPR, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके के कल के लेक्चर में हम इस तरीके के मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको कुछ एक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए आपको मेनली, वो मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं। देखिए देखिए, ये दो क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं इनको आपको लास्ट में लिखा रहा हूं। देखिए NH2 एनिलीन का जवाब यहाँ पे नाइट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यह आपको मुझे बताना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है, R और NR2, इनका जवाब यहाँ पे नाइट्रेशन करोगे। इनका जवाब यहाँ पे नाइट्रेशन करोगे तो आपका क्या प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, जब आप इनका नाइट्रेशन करने आते हो ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये क्या है यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी यहाँ पे, कि आपका क्या बनेगा भाई, यहाँ पे एक तो ये वाला प्रोडक्ट आपको दिखेगा NO2 NH2, ठीक है, और
ये क्या था, बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, इसी पे क्या हो जानी थी, चाहिए थी इस तरीके से 3 बार नाइट्रेशन हो जानी चाहिए थी। जैसा आपने आपका किसने किया था, फिनॉल ने किया था, उसी तरीके की हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि ये तो आपका और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इस NO2 को इजीली यहाँ से पकड़ लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है ये समझिए। ठीक है, ऐसा होता क्यों नहीं है, मैं अब आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये देखिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत फ्रीली बाउंड करता है, बहुत मतलब इसके जो लोन पेयर होते हैं बहुत लबाइल होते हैं, तो ये रिंग के अंदर जाने की बजाय यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका प्रोटोन पकड़ लेंगे, और जैसे ही इसका प्रोटोन पकड़ेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा, NH3+। और अब इसके पास कोई लोन पेयर वगैरह तो रहा ही नहीं। अगर इसके पास लोन पेयर नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने का काम करेगा तो यहाँ पे देखो डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस थोड़ा सा क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा प्लस आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट टाइप की चीज होती है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होगी तो आपका देखिए सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस यहाँ पे, तो NO2+ क्या होगा भाई, सबसे कम यहां पे चिपकेगा, सबसे कम यहां पे चिपकेगा। तो आपका जो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है ना, ऑर्थो वाला, ये सिर्फ रिएक्शन मीडियम में 2% बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे थोड़ा सा क्या है भाई, देखो डेल्ट क्वेश्चन में ना, मतलब ये एक पर्टिकुलर आपका क्या है भाई, एक्सेप्शन टाइप का, इसको आपने यहां पे ध्यान रखना है। ये वाला जो केस आपका था, ये पर्टिकुलर यहाँ पे क्या आपका एक्सेप्शन टाइप्स है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। वरना जनरली अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको सीरीज लिखाई है, देखो ये देखो, इनमें मैंने क्या बोला था, ये ऑर्थोपैरा को NR3+ भी आपका क्या है भाई, यहाँ पे देखो ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थोपैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत कम बनता है। जनरली इन केस में आपका क्या बनता है, मेटा वाला प्रोडक्ट बनता है। बस एक ही केस ऐसा है जहां पे पैरा वाला प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, जो कि आपका ये वाला केस है। यहाँ पे आपका पैरा वाला क्या है भाई, मेटा वाले से ज्यादा बन जाता है। हालांकि मेटा वाला भी सिग्निफिकेंट बना है, लेकिन पैरा वाला थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। लेकिन इन केसेस में आपका क्या होगा, मेटा वाला प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले आगे लिखा दिया है, मेजर। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगेन कोई फंडा वगैरह ऐसा होता नहीं है, आपको पता है चीजें केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा चीजें आपको याद होंगी, आप उनका उतना बढ़िया आगे यूज कर पाओगे। ठीक है, सीखा। जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, वो एक्सेस का मतलब, देखिए वैसे थोड़ा सा समझिए, देखिए आपने बोला कि यहाँ पे FeBr3 मैंने जो लिखा है वो एक्सेस में क्यों लिखा है, या एक्सेस में क्यों लिखा है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे भले ही इसके पास लोन पेयर है, लेकिन इनके पास भी तो यहाँ पे लोन पेयर है। अगर मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लिख देता, अगर ये FeBr3 यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लिख देता, तो ये एक इक्विवेलेंट के साथ कौन कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये भी तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर ये यहाँ से कोऑर्डिनेट कर लेगा, फिर यहाँ पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। एक्सेस में लेने की वजह ये थी कि अगर यहाँ पे एक इक्विवेलेंट के साथ ये कोऑर्डिनेट कर भी लेगा ना, तो यहाँ पे फिर भी क्या होगा, बहुत सारा FeBr3 प्रेजेंट होगा। और अगर बहुत सारा FeBr3 प्रेजेंट होगा, तो वो यहाँ से क्या कर देगा, इसको निकाल देगा। इसको निकालेगा तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कैटायन यहाँ पे जनरेट कर देगा। आई थिंक आपको ये चीज आप समझ में आ गई होगी। इसमें मतलब ज्यादा कुछ सोचने का था ही नहीं। ठीक है, अब मैं आज की क्लास को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आपकी एक क्लास और होगी जिसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक वाले को। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की ओर को बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार सीखा लिख दीजिए जल्दी। डज दिस क्लियर योर क्वेश्चन, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? ओके क्लियर, ओके गाइज, अब आप जा सकते हो, बाय। ओके, ठीक है।